हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीषा। सीखो सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डीज एक एग्ज़ाम होने वाली हैं और ये मान के चलिए कि जनवरी के अंदर आपका फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर एग्ज़ाम होगा। अभी टाइम टेबल नहीं आया है तो आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी टाइम टेबल आने वाला है। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। एग्ज़ाम से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको मॉक टेस्ट देना कंपलसरी होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है, आप प्लीज़ अपनी संस्था पे जाकर मॉक टेस्ट दीजिए। इससे आपको दो बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट आपको ये है कि आपको, अगर आपने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दी है तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना आएगा और उसमें आने वाले जो प्रश्न हैं, आपको प्रश्नों के पैटर्न पता चलेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देने के लिए आपको सिंपल, अगर आप घर पर भी मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूट से आप अपना आईडी एंड पासवर्ड ले लें और स्टडी कोड ले लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर हमारा स्टडी इंस्टीट्यूट का जो कोड है 8871 अग्रवाल एजुकेशन सेंटर नीमच, यहाँ का मैंने कोड इंटर किया है और एक आईडी नंबर मिलेगा आपको। रजिस्ट्रेशन वो डालना है, देन आपको आपका पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन आप करेंगे देन उसके बाद आपके सामने ये देखिए माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो ये वेबसाइट जो है आप अपने सिस्टम में या मोबाइल दोनों में ही ओपन कर सकते हैं, दोनों में ही चल जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए गिव मॉक टेस्ट, टेक ए मॉक टेस्ट, ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास आपके सब्जेक्ट के नेम आ जाएंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल का आप देना चाह रहे हैं, पीसी पैकेज, डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, हालांकि आपको तीनों ही देने हैं। चले हम एक अटेम्प्ट करके देखते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, आपको यहाँ पर आपका सब्जेक्ट चूज़ करना है। देन उसके बाद आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, देन पासवर्ड डाल के लॉगिन। हालांकि ऑलरेडी आप जब इंटर करोगे तो पहले से ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएंगी। डिटेल जो हो जाएगी देने के बाद यहाँ पर देखिए आई डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेटन दैट बाय डिक्लेयर्स दैट अबाउ इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट। यहाँ पर एक छोटा सा चेक बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको चेक करना है। प्रोसेस्ड, इतना करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करिए, बहुत केयरफुली आप इसको रीड करना। रीड करने के बाद आपको प्रोसेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी एक छोटा सा चेक बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका क्वेश्चन पेपर जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और इस मॉक टेस्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए यहाँ पर जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है कि 1 बाइट का मान है, तो 1 बाइट का मान क्या होता है? समझते ही आपकी बाइनरी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को सपोर्ट करती हैं और 0 1 को हम बाइट बोलते हैं। और अगर ऐसे 8 बिट होते हैं तो वो क्या कहलाता है? 1 बाइट कहलाता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 बिट। उसके बाद आपको क्या करना है? सुरक्षित और अगला, यानी कि सेव और नेक्स्ट। इसके बाद आपको अगला प्रश्न मिल रहा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि रैम मेमोरी के किस वजह से स्थायी संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको पता है रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी उसके अंदर जो डाटा है वो कैसा है? उसके अंदर डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है। जब आप कंप्यूटर चलाते हो, कोई भी डाटा इनपुट करते हो तो सर्वप्रथम कहाँ जाता है? रैम मेमोरी के अंदर जाता है, वहाँ जाकर स्टोर होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि रैम मेमोरी की किस वजह से स्थायी संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बहुत धीरे काम करती है। ऑप्शन बी दे रखा है विश्वसनीय नहीं है, ऑप्शन सी दे रखा है वॉलेटाइल है और ऑप्शन डी दे रखा है आकार में बहुत बड़ी। तो देखिए जो रैम होती है वो कैसी मेमोरी होती है? वॉलेटाइल। यहाँ पर अपन ने ऑप्शन को चूज़ करा। देन उसके बाद सुरक्षित और अगला। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि MICR का विस्तार रूप क्या है, यानी MICR का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो आपको पता है MICR जो वो एक इनपुट डिवाइस है।
बैंक वगैरह में कभी आप गए हों तो चेक वगैरह को रीड करने के लिए इसी मशीन का यूज़ किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये देखिए, इस तरीके से आपको ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद आपको सुरक्षित और अगला हमारा प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर तकनीक पर आधारित है, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है वो किस तकनीक पर आधारित हैं? तो वो किस तकनीक पर आधारित है? वैक्यूम ट्यूब। तो यहाँ पर हम आंसर क्या चूज़ कर लेंगे? वैक्यूम ट्यूब। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो आपको पता ही कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो कैसा है? इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे इनपुट डिवाइस। उसके बाद फिर वही सेव करना है आपको। और यहाँ पर आप देखिए, किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या कहलाती है? तो आपने देखा होगा कि प्रिंटर से हम जो प्रिंट आउट निकालते हैं उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रिंटर मुद्रित है ना, प्रिंटर पर मुद्रित। मैं यहाँ पर एक चीज़ और समझाना चाहूँगी आपको, जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेव एंड प्रीवियस, सेकंड दिख रहा है क्लियर, और थर्ड दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पर जो क्लियर का ऑप्शन है ये इसलिए दे रखा है कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं इस प्रश्न का जो है उत्तर गलत दे देती हूँ और मैंने ये गलत दे दिया और मैंने सेव नेक्स्ट भी कर दिया, और थोड़ी देर बाद मुझे फील होता है कि नहीं, मैंने इसका आंसर क्या दे दिया, गलत दे दिया। मैं वापस से उसी प्रश्न पर जाऊँगी और उस प्रश्न पर जाने के बाद जब मैं दूसरा आंसर चूज़ करूँगी तो देखिए, आप डायरेक्टली दूसरा आंसर चूज़ करने के बजाय उसको पहले आपको क्या करना है? क्लियर करना है। जो पहले उत्तर आपने दिया था, आप जब उसको क्लियर कर देंगे और उसके बाद आपको अपना जो नया उत्तर है, नया आंसर है वो देना है और उसके बाद सेव नेक्स्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो पहले उत्तर आपने दिया था वो क्लियर हो जाएगा और सेकंड जो आंसर आपने दिया है वो ही मान्य होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप इस ऑप्शन का यूज़ क्यों करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर की कहलाते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर ये अपने आप में कैसे की हैं? देखिए, ये सिंगल इनका कोई उपयोग नहीं है। अगर आप इसको खुद ही एक ही बार प्रेस करके देखेंगे तो इनका उपयोग किसी ना किसी की के साथ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल पी करते हैं तो क्या होता है? प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कंट्रोल सी करते हैं तो कॉपी हो जाता है। कंट्रोल एक्स करते हैं तो कट हो जाता है। यानी किसी ना किसी की के साथ उपयोग, और कुछ ना कुछ चेंजेस लाती है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है। तो ये कैसे की हो जाएगी? मॉडिफायर। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मॉडिफायर। देखिए फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट ऑलरेडी जो मैं पहले 6 मंथ पहले अपलोड कर चुकी हूँ वही है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। तो आप परेशान मत होइए, मॉक टेस्ट तो ऑलरेडी डले हुए हैं। आप पहले वाले वीडियोस देखिए मेरे, उसमें और अभी के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सेम हैं। तो वापस बनाने का कोई सेंस नहीं है, तो मैं नहीं बनाऊँगी। मैं सिर्फ आपको कैसे देना है ये टेक्निक दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको पूरा मॉक टेस्ट देखना है आपके तीनों सब्जेक्ट का, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें पूरे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। और क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होने के कारण दोबारा से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। और अभी कुछ ऐसे आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाऊंगी जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा वही होगा। आई होप आपको वीडियो ये देखने के बाद कैसे देना है मॉक टेस्ट वो आपको पता चलेगा। तो चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है, तो कैसा है? डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर का है। तो यहाँ पे प्रिंटर को चूज़ किया हमने। अगला है कि जो एड्रेस बस होती है वो कैसी होती है? देखिए, एड्रेस बस जो होती है वो एक ही दिशा में होती है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल। तो यहाँ पे भी हमने चूज़ कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो पीसी को, पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए, विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और OS2 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है एक डीवीडी है। तो डीवीडी क्या होती है? एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। यहाँ पर एक दे रखा है आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट संरक्षण उपकरण, ये नहीं है। हार्ड डिस्क भी नहीं है, ऑप्टिकल डिस्क है ये। और यहाँ पर आप इसको सेव और नेक्स्ट करिए। अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रण करता है। तो कंप्यूटर के कार्यों को कौन नियंत्रण करता है? CPU करता है, और CPU को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद आपको क्या करना है? सेव और नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर अगला प्रश्न ले रहे हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल नाम से ही पता चल रहा है, वर्चुअल मतलब क्या होता है?
आभास या आभास करना, आभासी होना, यानी है नहीं लेकिन ऐसा लगना कि ये चीज़ उपस्थित है। कई बार ऐसा होता है कि रैम फुल हो जाती है और जो हार्ड डिस्क का कुछ पार्टीशन है उसको एक वर्चुअल मेमोरी के रूप में दिया जाता है। जैसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेकिन असल में स्पेस रैम का नहीं होता है, वो हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जा रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लगता है कि हाँ ये मेमोरी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सी, एक बहुत विशाल मेन मेमोरी का भ्रम। अगला प्रश्न लेते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा के अनुवादक को क्या कहते हैं। देखो, लो लेवल दो ही भाषाएं हैं, एक तो हमारी कहलाती है बाइनरी, और बाइनरी के लिए कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर की खुद बाइनरी ही लैंग्वेज समझता है, तो उसको ट्रांसलेटर की क्या ज़रूरत है भाई। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं और सामने वाला भी आपसे हिंदी में बात कर रहा है, तो आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। वैसे ही बाइनरी में अगर आप काम करेंगे तो कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बाइनरी लैंग्वेज की बात में जो लैंग्वेज आई थी असेंबली, उस असेंबली के साथ एक अनुवादक आया था, ट्रांसलेटर आया था, असेंबलर। और क्योंकि असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर ट्रांसलेटर पूछा है लो लेवल लैंग्वेज के लिए, तो हम असेंबली के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, असेंबलर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा असेंबलर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, हर फाइल में अवश्य होता है। तो हर फाइल में अवश्य क्या होता है, फाइल नेम तो होता ही है ना भाई। डाटा आप डिलीट कर दो अंदर से, फाइल नेम तो रहेगा, फाइल नेम तो देना ही पड़ेगा आपको फाइल के लिए, तो यहाँ पर फाइल नेम हो जाएगा। उसके बाद आपको ये है कि सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स आप देखिए, सिंटैक्स जैसे फॉर एग्जांपल आप डोज की कमांड पढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं कि सीडी, सबसे पहले प्रॉम्प्ट लिखा आपने, फिर सीडी देन एंटर करना है, यानी सीडी यानी चेंज डायरेक्टरी। तो आपने एक फॉर्मेट यूज़ करा, तो कुछ नियम होते हैं, उन नियम को आपको यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाषा के नियम। भाषा के नियम क्या कहलाते हैं, सिंटैक्स कहलाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डेसिमल नंबर 14 की बाइनरी वैल्यू की बोला है, तो आपको यहाँ पर डेसिमल की 14 की बाइनरी वैल्यू ये आप निकालिए। वैसे इसका आंसर सी है, और उसके बाद आपको एंड करना है। यहाँ पर ऑक्टल नंबर 15 का बाइनरी क्या है, तो देखिए आपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने निकालना ज़रूर सीखा होगा। तो ऑक्टल नंबर में वैसे 0 से 7 तक के ही डिजिट्स होते हैं और उसके नंबर्स होते हैं। तो आप पहले 1 का निकालिए, उसके बाद आप 5 का निकालिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पीसी के लिए कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम पर, तो यहाँ पर जो पीसी के लिए कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम होती हैं वो EBCDIC होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रश्न है आ रहा है हमारा, एक डाटा संचार प्रणाली है जो राज्यों और राष्ट्रों और संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे विश्व पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है। तो वायरस क्या है, देखिए वायरस भी एक प्रोग्राम ही है, लेकिन वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान करता है, हमारे जो डाटा है उसको नुकसान देता है, लेकिन ये है तो एक प्रोग्राम ही है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगला है यहाँ पर AM शब्द का विस्तृत रूप क्या है। तो देखिए AM क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वायरलेस लेनों का स्पष्ट लाभ है। तो देखिए वायरलेस से, जो वायरलेस है वो क्या फ़ायदा दे रहा है, तो केबलिंग की लागत से बचना, स्थायी क्वार्टरों में लेन की सहूलियत दिलाना। तो यहाँ पर हमारा A और B दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि क्रिप्टोग्राफी संबंधित है। तो क्रिप्टोग्राफी किससे संबंधित है, तो देखिए कि जो क्रिप्टोग्राफी है वो नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा नेटवर्क सिक्योरिटी से। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर हम नेटवर्क सिक्योरिटी को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इसको सबमिट करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर आप देखिए जमा करना यानी सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट एग्ज़ाम। यहाँ पर आपको बाद में लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने आपका जो मॉक टेस्ट है वो दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, सारे ही करने हैं। मैंने आपको फंडामेंटल का बताया है, और आप PC और MS Access का भी ऐसे ही देना है आपको, जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनको भी ऐसे ही देना है। और देखिए ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट के वही हैं, तो दोबारा वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है, आपको ये DCA फर्स्ट सेम मॉक टेस्ट नाम की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें ईजिली मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देखिए, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।